प्रकाश शर्मा शाम के 5:30 बज चुके और 5:30 बजने के साथ ही शुरू होने जा रहा है यूपी मांगे उत्तर। लेकिन आज हम किस मसले पर बात कर रहे हैं, पहले आपको एक बार ये लाइन दिखा देते हैं। दलित मुस्लिम पर डोरेबाजी, निकाय चुनाव में किसकी बारी? जी हां, निकाय चुनाव में किसकी बारी? दलित और मुस्लिमों पर डोरेबाजी हो रही है निकाय चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में अब एक नए चुनाव की तैयारी हो रही है। निकाय चुनाव कहने को तो ये छोटा चुनाव माना जाता है, यानी शहर की सरकार का चुनाव माना जाता है, लेकिन इसे कोई पार्टी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। हर पार्टी की खास रणनीति है और अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पर पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इन चुनावों में हर पार्टी की नजर दलित और मुस्लिम वोट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये आबादी यूपी की पॉपुलेशन का करीब 40% है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये तबका जिसके साथ जाएगा उसे जीत का आशीष मिल जाएगा, यानी आशीर्वाद मिलेगा। पहले रिपोर्ट, फिर इस मसले पर होगी खास चर्चा। यूपी निकाय चुनाव की ओर है, यानी एक नया चुनाव है, नई बयार है, नई धार है और इस नई धार में नई सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। पार्टियों की बदली बदली चुनावी रणनीति, दलित और मुसलमानों पर खासा तवज्जो। जहां तक बात मुसलमानों की करें तो यूपी में 24 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 20% से ज्यादा है। संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली, श्रावस्ती में मुस्लिम आबादी 35% से 52% तक है। यही वजह माना जा रहा है कि बीजेपी इन चुनावों में दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों को अच्छी खासी सीट दे सकती है। निकाय चुनावों में मुस्लिमों को टिकट देना बीजेपी की सियासत का भी हिस्सा है और जरूरत भी है, क्योंकि 2012 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में 30% से अधिक नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम बने थे। निश्चित तौर पे सभी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब एक समाज से हैं, अगर वो इच्छुक होंगे तो उन्हें भी पार्टी लड़ाएगी। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है और जो भी हमारे कार्यकर्ता इच्छुक होगा लड़ने का, निश्चित तौर पे वो चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, अगर वो इच्छुक होगा पार्टी उसे लड़ाएगी। यही नहीं, निकाय चुनाव में बीजेपी का पिछड़ों दलितों को साधने पर ज्यादा फोकस है। आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि पार्टी वार्ड स्तर पर मनाएगी। बूथ समितियों का गठन भी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर ही होगा। वहीं सपा की दलितों और मुस्लिमों को लेकर क्या रणनीति है, अब जरा ये भी जान लीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय और प्रदेश सम्मेलन में बीएसपी के पूर्व दलित नेताओं पर भरोसा जताया था। बीएसपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज, के गौतम, लालजी वर्मा, पूर्व आईएएस फतेह बहादुर सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, जिससे बसपा के वोट में सेंध लगाई जा सके। वहीं कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में दलित समाज से प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है। इसके साथ ही बीएसपी से ही ताल्लुक रखने वालों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल दलित की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कमान ओबीसी से आने वाली जातियों को सौंप देते हैं। कांग्रेस ने इस मामले में निश्चित तौर पे एक बढ़त बना ली है, लेकिन कांग्रेस के साथ कमी है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके कार्यकर्ता एकजुट नहीं है, सोशल मीडिया पे वे बेहद कमजोर दिख रही है। तो कांग्रेस को पहले अपनी इन दिक्कतों से पार पाना होगा। यूपी की सियासत की 4 पार्टियां चौकीदार हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा। हर पार्टी का अपना कोर वोटर है। बसपा का कोर वोटर दलित माना जाता है, लेकिन बाकी पार्टियों की दलित वोटर्स को साधने की कोशिश ने मायावती की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि पार्टी ने मौके की नजाकत को देखते हुए दूसरी पार्टियों की सेंधमारी की कोशिश देख बसपा ने तैयार की है रणनीति। पार्टी के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर पार्टी सभी मंडल मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनकी गाथा सुना रही है। तो आपने देखा 10 दलित और मुस्लिम वोटरों पर डोरेबाजी हो रही है, लेकिन ये किस ओर जाएंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी भी यही कह रही है। क्योंकि आपने सुना होगा मंत्री दानिश आजाद को, अगर अल्पसंख्यक से इंटरेस्टेड होंगे लोग तो उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जबकि बीजेपी पर ये सवाल उठते रहे हैं कि वो टिकट देती नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हरीश श्रीवास्तव रहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी रहेंगे हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है। शोएब सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत है, दलित चिंतक
हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आनंद प्रकाश जी हैं, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आनंद प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले मैं एक सवाल जो मेरा है वो रविकांत जी से है। रविकांत जी, कैसे देखते हैं, दलित किस तरफ देख रहा है इस बार? निकाय चुनाव नजदीक है अब। देखिए, सिर्फ निकाय चुनाव का मामला नहीं है। निकाय चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसके लिए जो 4 पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो अपनी रणनीति बिठा रही हैं। पिछले चुनाव में भी दलित एजेंडे के रूप में सामने नहीं आया, दलित वोट बैंक की बात हो रही थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीएसपी कमजोर हो रही है और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उस तरह से रहा नहीं है, तो अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यू टर्न लेते हुए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा कदम है और इस तरह से जो उसकी पॉलिटिक्स रही है पिछले दिनों, वो सांप्रदायिक राजनीति करती रही है, मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पर धकेलने की उसने कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका एक भी सांसद नहीं था। रविकांत जी, और 2019 का आप दलित चिंतक है, आप तो बखूबी जानते भी नहीं। हैं योगी सरकार के जब से आई है तो दलितों का जीवन स्तर में सुधार हुआ, आप मानते या नहीं मानते? उन तक योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या जो आपकी शौचालय योजना है, ये योजनाएं पहुंची। और कोरोना काल में जिस तरह से 5 किलो अनाज लोगों को मिला और नमक बांटा गया, उससे लोगों की जिंदगी जरूर बसर हो रही थी। लेकिन दलितों की ये समस्या नहीं है। दलितों का असली मुद्दा है उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके रोजगार का और उनके क्षरित होते हुए आरक्षण का। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि चाहे हाथरस की बेटी का कांड हुआ हो या अभी जिस तरह से दलितों की उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कतई न्याय करते हुए नहीं दिख रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का कोई इरादा दलितों के उत्थान का नहीं है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों पर ज्यादा नजर है सभी दल की, और बीजेपी भी अब तो इस बार नजरें गड़ाए हुए है मुस्लिम वोटरों पर। शोएब सिद्दीकी जी, क्या बीजेपी की तरफ जाएगा मुस्लिम वोट? सर, सबसे पहले मैं 12 रबी अव्वल बाराफात की आप सभी को, हिंदुस्तान को दिली मुबारकबाद देता हूं। सर, आपको भी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। सर, जहां ये निकाह चुनाव वाली बात है और मुस्लिम दलित उस चौराहे पे खड़ा है जहां पर उसको रास्ता सूझ नहीं रहा है। देखिए, दलित बसपा की पार्टी थी, बसपा का हश्र क्या है आपको मालूम है। दलित चौराहे पे खड़ा है, मुस्लिम का लेबल सपा से लगता है, बसपा से लगता है, कांग्रेस से वगैरह वगैरह पार्टियों से लगता है। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया। जैसे भागवत जी ने अभी आप देखिए बहुत बड़े हमारे मौलवी से मिले, लोगों उन पर इल्ज़ाम लगाया गए। तो जब दलित को एक रहबर नहीं मिल रहा है, मुस्लिम को एक रहबर नहीं मिल रहा है, तो वो खुद एक मौका दे रहे हैं दूसरी पार्टी को। तो बीजेपी इसको भुनाना चाह रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी विकास की बात करे, मोहब्बत की बात करे, उधर जाएगा। अब वो देखिए, दलित हो या मुस्लिम हो, उसके समझ में एक बात आ गई है कि कोई उसको डरा के वोट नहीं ले पाएगा कि किसी के पार्टी के नाम डराया आपने, आपको उसको वोट ले लिया। अब उसको शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, पढ़ाई चाहिए और मेडिकल लाइन में चाहिए। तो ये जो भी पार्टियां इस तरह काम कर रही हैं, अभी जैसे अभी आपने कहा कांग्रेस में ने पार्टी में दलित को ले लिया वगैरह, पार्टी इलेक्शन टाइम पर जब कोई किसी को लेता है ये एक फोकस देने के लिए कि ये इस तरह के लोग हैं, आप इनको वोट दिए, तो अब ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम चाहे दलित है वो होशियार हो चुका है। मेरी मगर इन दोनों पार्टियों से कहना यह है, होगा जरूर कहना होगा। आपको लगता है कि दलित जो दलित की तो ठीक है, बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज पर जिस तरह आपने भी जिक्र कर दिया कि एक टैग लगा हुआ है कि वो समाजवादी पार्टी पर जाता है, और वो अभी 2022 के चुनाव में, अभी हाल में जो चुनाव हुआ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ देखेगा मुस्लिम समाज, क्योंकि योजनाएं तो मिल रही हैं उनको भी? देखिए, मुस्लिम समाज पे एक इल्जाम लगा है कि वो बीजेपी के खिलाफ रहती है, ऐसा नहीं है। और मैं ये चाहता हूं बीजेपी भी ये ना सोचे कि मुस्लिम उसके खिलाफ रहता है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में कुछ खराब और कुछ अच्छे लोग रहते हैं, हर समाज में ऐसा रहता है। और मुस्लिम भी देखिए, उसको बेस चाहिए, पढ़ाई चाहिए, मुल्क का माहौल अच्छा चाहिए उसके। जो अभी देखिए आप बाराफात थी, आज योगी जी ने पूरे लखनऊ में, पूरे यूपी में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहा, प्रशासन ने बड़ा सहयोग दिया। हमारे वहाँ लखनऊ में अमीनाबाद से जुलूस निकलता है 12 अव्वल का, जिसको मौलाना खालिद फरंगी महली साहब की सरपरस्ती में हम लोग गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आम आवाम जो है अपने आम सुविधा देखती है, उसे पार्टी से मतलब नहीं है। बीजेपी देखिए अच्छा कदम उठा रही है। सर, एक मुकम्मल करूँ बात,
निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटरों पर अब जी तो बिल्कुल टिकट डाल रही देने है की बात करी है। और मैं आ रहा हूँ सोइब सिद्दीकी जी, हरीश जी से एक रिएक्शन ले तो लेते अच्छी बात है सर। हैं। हाँ जी जी बिल्कुल सही है सर। देखिए मसला ये ठीक है, है कि सिद्दीकी मुस्लिम साहब हो या रुकिएगा दलित हो, जरा, हरीश वो जी से अपना भविष्य मेरा देख रहा सवाल है। अगर बीजेपी जी हरीश अच्छा, श्रीवास्तव जी सर। से मेरा सवाल है जी। जी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हम्म सबको साथ लेने की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। किसी जाति वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों को बराबरी का अवसर, बराबरी का हक, बराबरी का सारे जो सुविधाएं हैं और जो लोक कल्याणकारी नीतियों का जो लाभ है उसको सबको बराबरी से दिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड केवल एक है कि जो लोग भी इस धरती पे पैदा हुए, जो इस धरती पे पले बढ़े, जिनको रोजी रोजगार कमा रहे हैं, उन सब की जो स्वाम भक्ति है वो उस भारत माता के प्रति होनी चाहिए। इस राष्ट्र नहीं, हरीश जी वो ठीक है, आप योजनाएं पहुंचा रहे हैं और सबको योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो टिकट मुस्लिमों को नहीं दी जाती और आप पर आरोप लगते हैं। 2017 में देख लीजिए, 2022 में आपने किस मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा? और अब निकाय चुनाव है तो आपको लग रहा है जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है अब वहां उम्मीदवार उतारने की आपकी तैयारी हो रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस दिन मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ शिद्दत से जोड़े जाएगा, क्योंकि चुनाव में विनेबिलिटी का सवाल होता है। आप हमेशा कोई पार्टी हो, जिन लोगों में उसकी फॉलोइंग है, जो लोग ज्यादा मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं, उन लोगों को प्रतिनिधित्व देती है ताकि उसकी जिस भी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो, स्थानीय निकाय का हो, कि उसके दल का प्रतिनिधि चुनाव जीत सके। ये सभी दलों की प्राथमिकता होती है और यह आधार होता है प्रत्याशी बनाए जाने का। उसमें कोई जाति वर्ग संप्रदाय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आनंद प्रकाश तिवारी जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर दल की नजर बिछड़ों और दलितों पर है और अब मुस्लिमों पर भी नजर है और आप भी मुस्लिमों पर डोरे डाल रहे हैं सर, लेकिन अब तो बीजेपी भी मुस्लिमों पर डोरे डाल रही है। हम लोग, पहली बात तो हम लोग डोरे नहीं डालते हैं और हम लोग ये जाति धर्म इसको मानते नहीं हैं। जितने भी लोग हम तो ये जानते हैं कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं और जितने भी लोग हिंसा, घृणा, नफरत के खिलाफ हैं वो सारे लोग समाजवादी दर्शन को, समाजवादी पार्टी को अपना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। अब रही बात ये कि सारे दलों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हर दलों का अपना एक आधार वोट होता है। वो आधार वोट माना जाता है, जैसे अब तक जो दलित वोट माना जाता था कि अपना बसपा का है, लेकिन बसपा की अपनी मायावती जी का पिछले चुनावों में जो रोल आया और वो जिस तरीके से अपना वो परफॉर्मेंस दिए कि हम जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे और समाजवादी पार्टी को, समाजवादी दर्शन को उन्होंने नकारा है, तो एक तरीके से ये हो गया कि वो तो स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषित कर दिया कि आप चाहे हमको वोट दीजिए और चाहे भाजपा को वोट दीजिए, पर तो वो तो खारिज हो गई। अब रही मैदान में आमने सामने देखिए दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी है। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी इस बीच थोड़ा जोर लगा रही है, विधानसभा चुनाव में भी जोर लगाई थी और अभी भी वो थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लड़ाई आमने सामने की है और आर पार की लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी और भाजपा की। लेकिन आपके लिए चुनौती, आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपको नहीं लगता चुनौती है? क्योंकि अगर पिछड़े और दलित वोट बैंक की बात करें तो वो तो बीजेपी की तरफ गया, अभी हाल के चुनाव में गया ना, आपसे तो किनारा कर ही रखा है। अगर बीएसपी का आप मान रहे कि बीएसपी डेड है? नहीं गया तो वो मायावती के खाली समर्थन कर दे और दलित में भी तमाम उसके टुकड़े हैं। दलित का एक समुदाय विशेष है, एक उसमें खंड विशेष है, एक जाति विशेष है जिसका लगाव मायावती जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसका लगाव आज की तारीख में भी है। लेकिन तो उसकी अगर मायावती का वोट बैंक जाएगा तो सर आपको लग रहा है कि वो सपा के साथ चला जाएगा?
हमारे साथ भी आएगा, हमारे साथ आना चाहिए। जितने लोग नफरत, हिंसा और घृणा के खिलाफ हैं, नहीं चाहिए, देश में विकास चाहिए। ये मैं आऊंगा, मैं रविकांत जी से पूछूंगा क्या दलित वोटर या पिछड़ा वोटर क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ध्यान देगा इस चुनाव में खासकर। देखिए हम आपको थोड़ी सी चीजें बता देते हैं। भूपेंद्र चौधरी नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। पहली चुनौती उनके लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली अग्नि परीक्षा उनके लिए है। और बृजलाल खाबरी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। नरेश उत्तम पटेल है, तीसरी बार सपा प्रदेश अध्यक्ष बने, अगुवाई में उनकी में चुनाव होने जा रहा है। तो इन तीनों अध्यक्षों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि क्या ये निकाय चुनाव में, निकाय चुनाव की बात करें क्योंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 का, और निकाय चुनाव नाक की लड़ाई होगी, एक बड़ी बात ये है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उन मेहमानों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। रविकांत जी, मेरा सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है कि जो दलित वोट, जिस तरह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो कह दिया, नेता ने तो कह दिया कि देखिए बीएसपी का कोई ज्यादा है नहीं और जो कैडर वोट है वो उन पर आ सकता है, आपको लग रहा है कि सपा की तरफ जाएगा? देखिए दुर्भाग्य इस बात का है कि केवल राजनीति में वोट बैंक की बात होती है कि दलित कहां जाएगा, मुस्लिम कहां जाएगा, लेकिन ये कोई भी राजनीतिक दल किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का क्यों नहीं वादा करती? किसी मुसलमान को क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी? ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और इसीलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और दलितों के प्रति कतई ईमानदार नहीं है। बस ये है कि उसे एक वोट बैंक के रूप में लोगों को रिझा करके, उनकी समस्याओं को भुला करके उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में तब्दील कर देना है और यही इस चुनाव में भी हो रहा है। कौन नजर आ रहा है रविकांत जी? फिर आपको कौन दलित चिंतक नजर आ रहा है? फिर रविकांत जी कौन दलित चिंतक आ रहा है? समाजवादी पार्टी के राज में ये कहा जाता था कि उन पर अत्याचार होते थे, उत्पीड़न होता था, उनकी पिटाई होती थी दलितों को। जिस हाँ, इसीलिए तो होती थी ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नीतियां नहीं है, उनका नेता नहीं है। अब ओबीसी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया? योगी आदित्यनाथ को। अभी आपने चौधरी साहब को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी ऐलान करेगी कि हम मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देंगे और उनके अधिकारों की बात करेंगे? ये नहीं होगा। केवल वोट बैंक के रूप में उनको हमने ये सुविधाएं जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करती। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाति, वर्ग, समूह के बहुत जो छोटे छोटे समूह है उनके लोगों को भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिया है। विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दलित समूह से भी लोगों को, दलित वर्ग से भी उच्च पदों पे बैठाने का काम किया है और मुख्यमंत्री के पद पे भी भारतीय जनता पार्टी ही बैठे। और जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, जिस दिन मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, निश्चित रूप से उनको अन्य जाति वर्ग समूह की तरह उनको भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। ठीक है, हम दर्शकों को जरा मैं आ रहा हूं, लौटूंगा मैं आनंद जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा इस पर, फिर शोएब सिद्दीकी जी आपसे भी। लेकिन मोहन भागवत, देखिए आज वाल्मीकि समाज को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने बहुत चीजें बात की, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये वकालत की है जात पात पर। भागवत ने वर्ण व्यवस्था के पूर्वजों की गलतियां कहा। उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है, हिंदू धर्म की अवधारणा में दलितों का बड़ा योगदान है। इसे हम कह सकते हैं कि कैसे दलितों पर फोकस किया जा रहा है। ये मोहन भागवत जो कानपुर के दौरे पर है, संघ प्रमुख है, तो उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया। तो ये एक बड़ा सवाल है। रविकांत जी और आनंद प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं, आनंद प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बीजेपी या संघ, जब संघ पर आप सवाल उठाते हैं तो संघ भी यही कह रहा है कि देखिए दलितों का बड़ा सहयोग रहा है, हिंदू धर्म की अवधारणा में दलितों का बड़ा योगदान रहा है। तो सर ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि बीजेपी तोड़ती है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी खाली जोड़ने की बात करती है। ये लोग सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। अभी जैसे क्या हुआ कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया और कहा कि सारे आदिवासियों का क्या हुआ और आज की तारीख में क्या स्थिति आदिवासियों की। तो यह पार्टी तो केवल धनबल पर विश्वास करती है और इसको चुनाव से तो इसका आज की तारीख में कोई मतलब ही नहीं है। सर मौका दिया ना, नहीं नुमाइंदगी मिली ना, आदिवासी समाज से नुमाइंदगी मिली ना। कोई नुमाइंदगी इनको नहीं है समाज की।
छलछट में इनकी नुमाइंदगी के लिए छलछट में इनके पास है। और आज की तारीख में अब उनके पास एकमात्र उनके पास है नोट का गड्डी लेकर के बैठे हुए हैं। और उनको विश्वास है कि जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। जनता तो हम ही को जिताएगी और उन सारे लोग जिताएगी। वो उन चलिए सर, आपको जिता दे। 2022 का अभी चुनाव ही खत्म हुआ है, अभी आपको जिता ही देती अगर जनता आपको चुनती तो। चलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन किसके पाले में जाएगा। मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन निकाय चुनाव पर दलित और मुस्लिम पर डोरेबाजी हो रही है, क्योंकि दलित यहां पर अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कोई मुस्लिम वोटरों को रिझाने की पूरी तरह कोशिश करा जा। लेकिन जब निकाय चुनाव आएंगे और नतीजे आएंगे तब साफ हो पाएगा कि कौन सा वोट किस पार्टी को गया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। हैदराबाद में ट्रेनिंग, गाजियाबाद में शिकार, मंदिर में साजिश, नोएडा में लव जिहाद। आस मोहम्मद का कट्टरपंथी कनेक्शन। गाजियाबाद के नर्मदेश्वर मंदिर में हथियारों के साथ घुसे आस मोहम्मद के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसे कट्टरपंथियों ने सनातन के खिलाफ चलता फिरता मानव बम बनाने की साजिश रची थी। उसे हैदराबाद में ट्रेनिंग मिली थी और पश्चिमी यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने का टारगेट दिया गया था। सनातन के खिलाफ बड़े मिशन को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। आस मोहम्मद के जिहादी और आतंकी कनेक्शन की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आस मोहम्मद ने लव जिहाद की भी ट्रेनिंग ली थी। उसका मकसद हिंदू युवतियों को धोखा देकर उन्हें सेक्स गुलाम बनाना था। उसने नोएडा की एक युवती को गुमराह कर लव जिहाद का शिकार भी बनाया था।
आस मोहम्मद को लब जिहाद की ट्रेनिंग हैदराबाद, कांधला और देवबंद से मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आस मोहम्मद का कई कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क हो सकता है। उसके गुनाहों की कुंडली खंगालने के लिए यूपी पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान मेरठ के एसपी ग्रामीण ईरज राजा को सौंपी गई है। आस मोहम्मद गाजियाबाद के इकला गांव स्थित नर्मदेश्वर मंदिर में शमीर शर्मा नाम बताकर घुसा था। उसके कब्जे से विदेशी पिस्टल, चाकू बरामद की गई थी। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि आस मोहम्मद मंदिर में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी की हत्या के इरादे से घुसा था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर इन सवालों के जवाब तलाशेगी। विदेशी पिस्टल कहां से मिली, किसने दी, नाम बदलकर मंदिर में क्यों घुसा, उसके 2 मोबाइल में कितने राज दफन हैं। पूछताछ में उसने कबूला है कि महामंडलेश्वर की हत्या का टारगेट उसे सलीम नाम के शख्स ने दिया था। पुलिस सलीम के बारे में और जानकारी लेगी ताकि जल्द से जल्द उसे भी जेल की सलाखों में डाला जाए और आस मोहम्मद के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद में ट्रेनिंग, गाजियाबाद में शिकार, मंदिर में साजिश, नोएडा में लव जिहाद। आस मोहम्मद का कट्टरपंथी कनेक्शन। गाजियाबाद के नर्मदेश्वर मंदिर में हथियारों के साथ घुसे आस मोहम्मद के बारे में चौंकाने वाला खुलासा।